गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे। नया दिन में मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह और नया अज़्म। बहुत कुछ कर जाने की ठान लेते हैं जब आप, तो अल्लाह ताला आपको देते हैं बहुत सारे मौके। और नया दिन वही एक मौका होता है जिसमें आपने बहुत कुछ नया करना होता है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ भी गई होगी तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसका मुकाबला कर रहे होंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है, समझाकर बहुत कुछ जाता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं जो कि अपने मुश्किल वक्त से, अपने इम्तिहान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। जी हम तो इम्तिहान से गुजर रहे हैं, पता नहीं जी आजमाइश है ये क्या है, और शिकवे करना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सोचें कि जो मुश्किल आप पे आई है वो मुश्किल आपको कुछ सिखा रही है। हम हमेशा ये करते हैं, नेगेटिविटी में मुब्तला हो जाते हैं और जो सीखने का अमल होता है वो हम सीख भी नहीं पाते। और कुछ पॉजिटिविटी के साथ अगर कोई रास्ता निकलता भी है, हम वो रास्ता ढूंढने की भी कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। और आप देखिए कि मैं बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ जी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, लेकिन हम हमेशा मुश्किल के बाद का ढूंढते हैं कि अच्छा मुश्किल टल जाएगी तो फिर देखते हैं कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला अगर आपको किसी मुश्किल में, किसी इम्तिहान में, किसी आजमाइश में मुब्तला करते हैं तो उसके साथ ही कोई ना कोई एक रास्ता होता ज़रूर है जिसे ढूंढने की सिर्फ ज़रूरत होती है। आजकल हम देख रहे हैं जी, लोग अपनी नौकरियों को लेकर परेशान होते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर परेशान होते हैं, ख़वातीन बजट को बनाने के हवाले से परेशानी का शिकार हो जाती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर चल रहा होता है। ये मत सोचें कि सिर्फ ये मेरे साथ है। इर्द गिर्द नज़र ज़रूर डालें कि आया जो आपके साथ काम कर रहा है, काम कर रही है, या कोई आपके साथ रह रहा है, या कोई भी आपका हमसाया, कोई भी आपका प्यारा, कोई भी आपका रिश्तेदार, वो भी यकीनन किसी ना किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा होगा, ये उसने फेस किया होगा, तो उससे भी हमें लेसन मिल सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं तो प्लीज़ उसके पोस्टर्स मत लगाएं, इश्तिहार मत लगाएं, लोगों को मत बताएं, लोगों से सैम्पथी मत हासिल करें। वो कहते हैं ना, बाज़ लोग कहते हैं जी सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, बता रहे हैं जी कि हम इस मुश्किल में मुब्तला हैं। आज का वक्त नहीं है कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। आज का वक्त है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढें, और सलूशन मिल जाता है, सिर्फ ढूंढने की देर होती है। चलें जी, हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ की जानिब जाते हैं। लाहौर का निगरां कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को कमेटी की तश्कील के लिए ख़त लिख दिया है। तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जमाबख्त शामिल हैं। हुकूमत ने निगरां वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा, जबकि अपोजिशन ने आहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी के नाम दिए थे। सो लेट्स सी कि कौन उस तख्त पे बराजमान होगा जिसके लिए बहुत ज़्यादा जंग होती है, क्योंकि पंजाब हमेशा से हॉट फेवरेट रहा है, बड़ा सूबा है। और कहते हैं जी जिसके पास पंजाब की गवर्नमेंट आ जाए और जिसकी हुकूमत हो जाए पंजाब में, वो एक बहुत पावरफुल शख्सियत होती है। पंजाब के अलावा कराची में कौन होगा सुल्तान? क्योंकि आपको याद होगा बल्दियाती इंतखाबात हुए थे कराची में, नताइज भी आ गए, लेकिन वो जो नताइज आए ना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर गए, क्योंकि कोई भी पार्टी अकेले मेयर लाने की पोजीशन में नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नताइज से काफ़ी सेटिस्फाई नज़र आए हैं। कराची और हैदराबाद वालों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, करना भी बनता है भाई, लोग आपके लिए घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि आपकी जानिब से बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही थी, बार बार तारीखों पर तारीखें दी जा रही थी, जबकि दूसरी जानिब इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज अभी भी जारी है। हमें याद होगा हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, मुल्क की जो मेन शाहराहें हैं, कराची के जो मेन रोड्स हैं, उनको हम बंद कर देंगे अगर हमारा मुतालबा नहीं माना गया। ये ज़रा सी भी हमें धांधली नज़र आई। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बनती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द फोर्सेस और सिविलियन पर हमलों में मुलव्विस है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा सर्दी की बात करेंगे, जो कि टिका के पड़े, वो कहते हैं टिका के पड़ने वाली चीज़। पंजाबी में एक मिसाल होती है कि टिका के ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे पूरे मुल्क में सर्दी टिका के पड़ रही है। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है। वादी नीलम के आखिरी गाँव ताउबट दर्जा -17 तक गिर गया है वहाँ पर दर्जा हरारत, और पीर चनासी और गंगा चोटी पर -12 रिकॉर्ड किया गया है। मुजफ्फराबाद में 2 सेंटीग्रेड, रावलाकोट में -1 रिकॉर्ड किया गया है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में बर्फ की
कई मोटी तह जो है वो जम चुकी है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। इस वक्त मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के मनाजिर हैं जहाँ पर शदीद बर्फ़बारी इस वक्त हो रही है, बहुत सर्दी है। अगर बर्फ़बारी के अलावा मैं बारिश बरसाने वाले सिस्टम की बात करूँ तो बारिश बरसाने वाला सिस्टम चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। चमन और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा तुबा, चकज़ई, क़ला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ़बारी और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और बर्फ़बारी का ये सिलसिला 2 रोज़ तक इसी तरह से जारी रहेगा। आपको याद होगा जब हमने सरदार सरफराज से अपने प्रोग्राम में बात की थी तो उन्होंने पंजाब की सूरत हाल पर भी यही कहा था कि पंजाब में भी बारिशें हो सकती हैं। पंजाब में बारिश होना बड़ा ज़रूरी है। जो फॉगी वेदर है वहाँ का उसको सिर्फ बारिश ही ख़त्म कर सकती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं फलों की, सब्जियों की, कि सीज़नल फ्रूट्स जो हैं, सीज़नल जो वेजिटेबल्स हैं, उनके क्या फ़वाइद होते हैं, वो कितने हेल्दी होते हैं, आपको कितना उनका इंटेक होना चाहिए, उनकी शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रीन सब्जियों की, जो हरी सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, भिंडी है, घिया है, टिंडे हैं। चूँकि मुझे टिंडे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरी अम्मी ना अब प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें अब याद आ जाएगा, मेरी अम्मी हमेशा से ना हमें सज़ा के तौर पर, मतलब हम जब बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने लग जाते थे तो अम्मी सज़ा के तौर पे घर में टिंडे बनाती थी और फिर हमें 2 दिन तक वो टिंडे खाने पड़ते थे। रोते रहते थे मगर टिंडे खाते ज़रूर थे। टिंडे आपकी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। जो इसके फ़वाइद हैं हरी सब्जियों के, वो आपकी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों में थोड़ा सा जो लोग वेट गेन कर लेते हैं उनको डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल का जो सैलेड है वो आप अपनी लाइफ में शामिल करें, अपनी रूटीन में शामिल करें, क्योंकि उससे आपका वेट भी बहुत जल्दी लॉस होता है। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा भाई हर औरत ये चाहती है, वैसे अब तो हर मर्द भी ये चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए। एक नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना वो एक अलग ही होती है। मतलब कितना अच्छा होना कि आपने कहीं जाना हो, आपके मियाँ कह रहे हो कि फ़ौरन से आ जाओ और आपको कोई मेकअप शेकअप ना करना पड़े। ऐसा तभी होता है जब आपने कोई मेकअप फिक्सर अपनी स्किन पे करवाया हुआ हो। बट कुछ ख़वातीन, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरी माएँ, कुछ बच्चियाँ जो हैं वो नेचुरल खूबसूरत होती है। पाकिस्तान में वैसे भी बड़ी नेचुरल ब्यूटी होती है, लेकिन जिनको मेकअप का शौक़ होता है वो आपकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। ठीक है, मेकअप आपको थोड़ा सा चेंज करता है, लेकिन जब मेकअप आप अपने चेहरे पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें एक वक्त, जो टाइम फ्रेम होता है ना, बड़ा मैटर करता है। परमानेंट मेकअप करवाने से स्किन को क्या नुकसान होता है, क्योंकि आजकल हमने बहुत ज़्यादा देखा है। अच्छा, परमानेंट मेकअप इट्स नॉट लाइक कि आप बेस फिक्स करा लें या ब्लश ऑन फिक्स करवा रहे हैं। आप अपने जो आईब्रोज हैं उनको आप नेचुरल वो दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। आप अपने जो है कॉन्टोर को एक नेचुरल शेड दे सकते हैं, वो फिक्स आप करवा सकते हैं। लेकिन ये कितनी देर पा के लिए होता है, इसमें आपकी स्किन डैमेज तो नहीं हो जाती? इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा मेरे शहर, वैसे कराची भी मेरा शहर है, लेकिन जहाँ की मैं रहने वाली हूँ लाहौर की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 12 दरवाज़ों में बंद अंदरून लाहौर की खूबसूरती। एंड लिटरली जो लाहौरी हैं वो इस बात को एडमिट करेंगे, वो 12 दरवाजे इतने खूबसूरत है। भाटी गेट हो जाए, टकसाली गेट हो जाए, जितने भी ये गेट्स हैं ना लाहौर के, इनकी एक अलग बात है। बुलंदो बाला तारीखी इमारतें यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन इन इमारतों के बीचों बीच तंगो तारीख गलियाँ भी हैं। इतनी छोटी छोटी, इतनी कंजस्टेड गलियाँ क्यों बनाई जाती थी? ये देखिए, आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, कहा जाता है कि लाहौर में तो भाई इतनी तंग गलियाँ हैं कि अगर एक साइड से मर्द आ रहा और दूसरी जानिब से औरत आ रही तो सिर्फ दरमियान में निकाह की गुंजाइश रह जाती है। लिटरली वहाँ पर इतनी तंग गलियाँ हैं और हमने तो इन गलियों में घूमे फिरे, विजिट किया, अंदरूनी लाहौर हमने देखा है, तो हम तो खुद बता सकते हैं कि जी बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर अगर 3-4 लोग इकट्ठे गुजर रहे हो। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की 8 साल बाद साफ चैंपियनशिप में शिरकत। पहले मैच में कोमोरोस को हरा दिया और दूसरे मैच में मॉरिशस के हाथों शिकस्त हुई है। वुमेन फुटबॉल टीम तीसरा मैच कल सऊदी अरब के खिलाफ खेलेगी। कैसी तैयारी है, क्या कुछ उन्हें शामिल करना चाहिए अपनी तैयारी में, इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तीफ़ों की। हलचल मच गए, PTI की जानिब से इस्तीफ़े आ रहे हैं। सफ़े अव्वल की क़यादत पर पार्लिमान के दरवाजे बंद हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 35 अरकान के इस्तीफ़े मांगे हैं। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज़ खटक, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और शेख रशीद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कप्तान ने दिया था कौमी असेंबली में वापसी का इशारा।
मगर पीटीआई के नहले पर हुकूमत ने दे मारा दहला। पार्लियामान में पीटीआई की सफ़े अव्वल की क़यादत के लिए वापसी के दरवाजे बंद कर दिए। स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने भी उनको डीनोटिफाई कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, शफकत महमूद और मुराद सईद अब रुकने असेंबली नहीं रहे। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। परवेज खटक, कासिम सूरी, शहरियार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर और अली जैदी की असेंबली रुकनियत भी खत्म। उमर अयूब, जरताज गुल समेत पीटीआई के टोटल 34 अरकान को इस्तीफों की मंजूरी के बाद डीसीट किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का इस्तीफा भी साथ ही मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे पहले ही मंजूर किए जा चुके थे, जिन पर ज़िमनी इंतखाब भी हो चुका। अब मजीद 35 निशस्तों का इम्तिहान है। सियासत की बिसात पर हुकूमत की इस चाल ने इमरान खान की चालबाजियां उल्टी कर दी हैं। तो एक क्रिकेटर ने 3.5 साल में मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। नवाज शरीफ सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कि एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वाज़ेह अंदाज में ये भी बता दिया कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब के इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक ऐलान। लंदन में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक वजीर आजम का कहना था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। मरियम नवाज रवा माह के इख्तिताम पर पाकिस्तान पहुंचकर पार्टी को असर नौ मुनज़्ज़म करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि एक क्रिकेटर ने 3.5 साल में मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। वो एक बार फिर अवाम को गुमराह करने में दिन रात मसरूफ है। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सियासत नहीं रियासत बचाने जैसे मुश्किल फैसले किए। उन्होंने मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने वालों को बेनकाब करने की हिदायत भी की। तो हमारी सियासत में वो कहते हैं ना कि तंज़ो मिज़ाह जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है, लफ्ज़ी गोलाबारी हमें बहुत नज़र आती है। तो इसी तरह से ट्वीट्स की गई जिसमें कहा गया जी कि कैसा लगा सरप्राइज़ स्पीच अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर। लीगी रहनुमाओं ने ट्वीट दाग दिए। अता तारड़ ने तंज़िया ट्वीट लिखा। वो लिख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम वापस आ रहे हैं मुशावरत करने, ये लो मुशावरत। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान साहब को 35 पंचर का नारा तो याद होगा। फ़िलहाल पंक्चर लगाएं, अगले मोड़ पर उनसे फिर मिलेंगे, भूलना नहीं प्यारे। तो ये समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए जो ये ट्वीट्स का सिलसिला है, ये हमेशा से हमारी सियासत का एक हुस्न ही रहा है कि ट्वीट्स के ज़रिए टीज़ भी किया जाता है और ट्वीट्स के ज़रिए पैगामात पहुँचाए भी जाते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई ने सूबाई असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। डी सीट होने वाले नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ फरवरी या मार्च में वापस आ सकते हैं, हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। वो मजीद क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने इसलिए तोड़ी हैं कि सियासी तौर पे मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, मुल्क जो है वो बैठ जाए और उसके बाद जो है वो मेरे मुतालबात मंजूर हों और मैं मुल्क के ऊपर आगे बैठ जाऊँ। फितने को जो एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त, इसको वोट की ताकत से माइनस किया जाना चाहिए। अगर इमरान ने कहा कि मैंने 35 सीटों पे इलेक्शन लड़े बिस्मिल्लाह, फिर आप कॉन्टेस्ट करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये कि हमें नहीं करना चाहिए। मियाँ साहब ने यह फैसला किया, हमें इलेक्शन की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। ये इंतखाब हैं सूबाई असम्बलियों के, या तो ये आगे जाएंगे तो फिर अक्टूबर में के साथ ही जाएंगे। मेरे ख्याल में फिर फरवरी मार्च के महीने में इंशाल्लाह तो नवाज शरीफ की वापसी की आपका प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह। वापस तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, अभी तक का जो केस है। नहीं, उन्हें बेल मिलेगी जेल में, चाहे बगैर बेल मिलेगी। हाँ, मरियम नवाज के फैसले के बाद उनकी अपीलों में जो उनकी बेल ऑलरेडी थी, उसके बहाल होने का जो है वो 100% नहीं 2000% चांस है।
चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हैं, जो नताइज आए हैं, उस पर बात करेंगे। शहर पर कौन हुक्मरानी करेगा, एक सवाल ये निशान है। कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेली जो है अपना मेयर ला सके। मेयर के लिए जोड़ तोड़ जारी है। जमात इस्लामी का मज़ीद 2 नशिस्तें जीतने का दावा है और नताइज में ताख़ीर और रद्दो बदल के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मेयर के लिए PTI ने जमात इस्लामी को साथ चलने की पेशकश कर दी है। पीपल्स पार्टी भी बात बनाने की कोशिश में है, क्योंकि अगेन वही बात है कि टर्न आउट जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो लगाई जा रही थी उतना नहीं रहा, काफ़ी कम टर्न आउट रहा है, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया, बहुत बार तारीखें बदली गई, बहुत ज़्यादा हमें इसमें ड्रामा नज़र आया, हमें थ्रिल नज़र आया, इसलिए शायद लोग जो हैं वो निकलना इतना पसंद नहीं किया और ये बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बन गए। लेकिन जितने लोग निकले और जो नताइज आए उसके बाद अब हम ये सवाल उठाते नज़र आ रहे हैं कि कराची का मेयर कौन होगा। वेल लेट्स सी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। इसी पर बात करेंगे। अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। जी सुमेरा, बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान होशाब का इलाका तलसर है। उसमें M8 रोड जो है, जो कि 2 सूबों को कनेक्ट करती है और बहुत अहमियत की हामिल है CPEC प्रोजेक्ट के अंदर। इस रोड के ऊपर देसी साख्ता बम नस्ब करने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर फायरिंग के वाकयात में मुलविस दहशतगर्द थे, जिनको मारा गया है। कल 4 दहशतगर्द हलाक हुए इस ऑपरेशन में और इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था। और जिस वक्त इलाके की नाकाबंदी की जा रही थी, इनके दहशतगर्दों के ठिकाने की निशानदही करके दहशतगर्दों की जाने से सिक्योरिटी फोर्सेस पर बहुत शदीद फायरिंग की गई है और जवाबी फायरिंग में 4 हलाक हुए हैं और इनसे बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जो कि इनका इरादा था बाद में जितनी भी आबादी, सिविलियन आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने। सही है, ठीक है सुमेरा, बेहद शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, बदलते मौसम की बात करते हैं। जिस तरह हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, ऐसे ही हमारा मौसम भी फ़ौरन से बदल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। मुल्क भर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी है। वादी नीलम के आखिरी गाँव ताओबट का दर्जा -17 तक गिर गया है। चमन और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में भी शदीद सर्दी है, यानी कहीं सिर्फ ठंड है, कहीं ठंड के साथ बारिश है और कहीं ठंड बर्फ़बारी की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो मौसम की सूरत हाल जानने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कराची के मौसम के बारे में मैं जानना चाहूँगी, कैसा रहेगा आने वाले दिनों में कराची का मौसम? मज़ीद ठंड हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगले 2-3 दिन तो थोड़ी सी कमी आएगी इस ठंड में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वही जो आज भी टेम्परेचर जैसे कम से कम 9 रहा, तो आने वाले 2 दिन जो हैं उसमें 10 या 10 से ऊपर जा सकता है, 12 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 21 या 22 के बाद दोबारा ठंड बढ़ जाएगी। ये 2 दिन जो इसमें थोड़ा सा रिलीफ आएगा, उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में एक वे विंटर हो चुकी है। वहाँ पहाड़ों पर इस वक्त बारिश कहीं कहीं हल्की फुल्की हो रही है, चमन और ज़ियारत साइड पे, और उधर बर्फबारी का भी इम्कान है। तो वो ये जो वेव है वेस्टर्ली, ये 3 दिन तक प्रिवेल करेगी उधर। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश होगी। अच्छा। कोस्टल पट्टी के समेत पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन हो जाएगी और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, ऊपर चमन, ज़ियारत, पेशीन और ज़ोब वगैरह साइड पे। अच्छा। तो यही वेव जब आगे निकल जाएगी मुल्क के शुमाली हिस्सों की तरफ, तो फिर दोबारा से ठंड बढ़ जाएगी, कराची में भी, पूरे सिंध में और बलूचिस्तान इटसेल्फ उधर भी। अच्छा। और फिर 21 या 22 के बाद जो है ना, शुमाली इलाकों में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत ऊपर केपी पूरे में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में अच्छी बारिश होगी और पहाड़ों पर अच्छी तेज़ हैवी स्नोफॉल भी मुतवक्के है। अच्छा, ठीक है। तो सरदार साहब, पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि हम लास्ट टाइम भी बात करते कि पंजाब में भी जो है वो बारिश हो सकती है, तो ये पूरा वीक हम क्या देख सकते हैं कि पंजाब में टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा, गिरेगा, ये जो है वही रहेगा? देखिए, अभी तो बड़ी सीवियर कोल्ड वेव चल रही है पंजाब में भी, केपी में भी, कलाम में जैसे आपने जिक्र किया -15 तक टेम्परेचर पिछले दिनों से चल रहा है, -15, -16। इसी तरह उधर स्कर्दू, एस्तोर और दूसरे जो इलाके हैं GB के, वहाँ पर भी -12-14 की रेंज में चल रहा है। तो
जाहिर है कि जब क्लाउड्स आते हैं, जो बारिश और बर्फबारी वाली वेव आती है, तो फिर थोड़ी देर 2-3 दिन के लिए उस दौरान में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे वो वेव पास ऑन हो जाती है आगे चाइना की तरफ या कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ निकल जाती है जब ये बारिशों का सिलसिला, तो फिर उसके बाद ज़्यादा ठंड आ जाती है, ज़्यादा कोल्ड एयर आती है। सही है। तो वो फिर 25 के बाद दोबारा से पूरा मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में होगा, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक। और कराची और जो सिंध के अजला हैं ये तो 22 से ही हो जाएंगे, ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, बलूचिस्तान भी, लेकिन जो शुमाली इलाके हैं जी जी वो 25 के बाद फिर शदीद सर्दी की लपेट में आएंगे। तो सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब समेत उधर केपी पूरे में, सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी बारिश मुतवक्के है। 3 से 4 दिन का स्पेल होगा और इसी तरह से हैवी स्नोफॉल भी मुतवक्के है। गलियात, मरी, अच्छा, उधर चतराल साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर की वादी नीलम में। जी जी सही, ठीक है। सरदार साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू वेल। तो ठंड जो है वो कम नहीं होगी, बढ़ेगी, मज़ीद ठंड से बचने की तैयारी करें। अच्छा, होता ही है कि कभी कभी कहा जाता है कि जी सर्दी बहुत है तो आपका इंटेक ऐसा होना चाहिए क्या गर्म ग़ज़ाएँ आप खाएँ ना, तो वो आपको फिर सर्दी नहीं लगती। इसी तरह से बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि जी मौसम सर्द है, वहाँ के बासियों को सर्द मौसम की ख़ास खुराक और बलूचिस्तान की ख़ास सौगात लांधी की याद सताने लगी है। ये रिवायती जो डिश है लांधी, ये क्या है और कैसे तैयार की जाती है, क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं, सब कुछ हमें बताएंगे नूरुल आरिफीन अपनी रिपोर्ट में। वैसे तो बलूचिस्तान में बहुत से मुनफरिद और लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं, लेकिन सर्द इलाकों की खास सौगात लांदी कैसे तैयार की जाती है और इसकी शौकीन अफराद इस डिश के बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पूरा जो है वो मोटा बकरा और मोटापा चर्बी वाला, ज़्यादा चर्बी वाला जो है दुम्बा वो ख़रीद लेते हैं, फिर उसको काट कर देते। काटने के बाद जो है हम उसको नमक और जड़ी बूटी जो है इसमें ये मिक्स करते हैं, उसको कुचल लाते हैं, बाद में जो है वो इस पर लगाते हैं, पूरा एक रात उसमें रखते हैं ताकि उससे जो गोश्त का जो पानी है वो निकल जाते हैं, बह जाते हैं। इसके बाद जो है हम लटकाते हैं, तकरीबन खुश्क सर्दी में तकरीबन 1 महीने में वो जो है बिल्कुल सही तरीके से खुश्क हो जाता है। संगलाख रास्ते होते थे कि वो कोई भी जो है 5-5, 4, 2-2 महीने, 3-3 महीने जो है वहाँ पहाड़ों से निकलते नहीं थे। तो ये गोश्त फिर उस टाइम जो है रिवाज हो गए। आज से तकरीबन 100-200 साल, 300 साल पहले लोगों ने ये दुम्बा ज़बा किया, फिर वो गोश्त को खुश करते थे, फिर उसके बाद जो है 2 महीने 3 महीने जो है इसी लांदे से जो है मतलब ये गुजारा होता था। जितना इसमें चर्बी ज़्यादा हो उतना इसका जायका ज़्यादा होगी। ये गोश्त की माँ है ना, खासकर सबसे महंगा गोश्त जो है ना लांदे होता है। ये पठानों में भी ज़्यादातर मशहूर है, लेकिन अभी जो है ना बाहर के लोग भी यहाँ जो है बहुत खाते हैं। लांदी तो यहाँ की स्पेशल सौगात है बलूचिस्तान की। इसमें बहुत सी चीज़ें डिशेस बनती है। इसमें आप मटन, ये अपना कौरमा भी बना सकते हैं, नमकीन इसमें काबली पुलाव भी बना सकते हैं, और नमकीन इसको सीखों पे चढ़ा के मतलब कोयले पे भी सेक दे सकते हैं। और जो स्पेशल डिश इसमें बनती है हमारे पठान और ये बलूचिस्तान में, वो है वो शोरवा जिसे हमें कहते हैं, वो यहाँ का स्पेशल है, वो अक्सर इसमें बनता रहता है। लांदी का गोश्त बकरे से भी तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग दुम्बे के गोश्त को ज़्यादा पसंद करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, पशीन, यारू। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि तालीम के हुसूल के लिए मोहम्मद शिराज दिन रात जुस्तजू में लगा है। गुर्बत इल्म के आड़े आई तो BS एजुकेशन के तालिबे इल्म ने फ्रूट सैलेड का स्टॉल लगा लिया। पहले मुकर्रम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इनसे बात करेंगे।
हाथों में कलम और किताब, कुछ बनने, मुल्क की खिदमत करने के ख्वाब। मेल्सी का रिहायशी मोहम्मद शिराज, जिनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। गुर्बत तालीम के हसूल में आड़े आई तो खुददार नौजवान ने सैलेड्स का स्टॉल सजा लिया। जो दोस्त काम करना चाहते हैं, मेरा उनको यही पैगाम है कि आप काम करो। आप नौजवान हो, यंग हो, आप अपने आप को यूटिलाइज करो। अब माँ बाप के जो पैसे जो करते हो ना याशी, वो करना छोड़ दो। मोहम्मद शिराज कभी ग्राहकों के लिए सलाद के बॉक्सेस तैयार करता तो कभी किताबों को देखता। पेट की भूख और इल्म की प्यास को बुझाने में लगा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सैलेड होता है, हम खाते हैं इनके पास। अमूमन मेरा चक्कर यहाँ लगता रहता है। भाई अच्छे हैं, ये स्टडी भी कर रहे हैं, इनका छठा सेमेस्टर है, उसके साथ साथ ये मेहनत कर रहे हैं। इनको देख के हमें हौसला आता है। बाहिम्मत नौजवान BS एजुकेशन का तालिब इल्म है। मुस्तकबिल में प्रोफेसर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहता है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। मोहम्मद शिराज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिराज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा शिराज, आपने स्टॉल लगाया फ्रूट सैलड का, रशियन सैलड अगर मैं कहूँ तो गालिबन गलत नहीं होगा। ये क्यों सोचा आपने? क्या आपको लग रहा था फीसेस ज़्यादा थी, घर में जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या घर में कोई ऐसा था नहीं जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनता? ये किस तरह से कहानी शुरू हुई? जी शिराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, शिराज से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, रशियन कॉकटेल सैलड बार। और शिराज जो कि BS एजुकेशन के तालिबे इल्म हैं, और जब उन्होंने देखा कि जो उनकी स्टडीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब तालीम हासिल करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बड़ी महंगी हो चुकी है। तालीम तो चले महंगी है, फ़ीसें ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा जो बुक्स का ख़र्चा है, जो प्रैक्टिकल्स का ख़र्चा होता है, जो रिसर्च का ख़र्चा होता है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा शिराज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप अपनी कहानी हमें आगाज़ से बताएं। जी जी मैम, सुन रहे हैं आपको। जी 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 शिराज, आप मुझे बताएगा कि किस तरह से स्टार्ट किया आपने, क्या सोच थी जहन में? जी बस यही है कि मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो गोल हैं उसको इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। इंशाल्लाह, हमारी दुआएं यही हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपने ये देखा कि अच्छा अब तो तालीम महंगी हो गई है, फीसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या घर को आप ही चलाने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल महंगाई है ना, तो तालीम बहुत महंगी हो गई है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं देख सकता मुश्किल में। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। अच्छा, तो अभी आप जो हैं BS एजुकेशन की वो तालीम हासिल करें, तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला आपको क्या लगता है कि कितने अरसे तक आपको इस स्टॉल के साथ मज़ीद मुंसलिक रहना पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो फिर तो आगे दुनिया आपके लिए खुल जाती है। आप ये ख्वाब देखते हैं कि अच्छी जॉब होगी, उसमें मेहनत करनी है, मज़ीद आगे जाना है। जी जी बिल्कुल, बस यही है कि अभी डिग्री एंड होने वाली है इंशाल्लाह इसी साल। इंशाल्लाह तो उसके बाद आगे मेहनत करेंगे मज़ीद भी, और अल्लाह पाक कामयाबी देगा। सही। अच्छा शिराज, मुझे बताएं कि जब आप स्टॉल लगाते हैं, एक तो टाइमिंग्स क्या हैं, लाइक कितने बजे आपका स्टॉल शुरू होता है, रात कब तक चलता है, उसमें आप अपनी स्टडीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि मैंने ये जिस तरह से मैं फुटेज भी देख रही हूँ कि आप वहीं पर ही बैठे हुए हैं कुर्सी पर, स्टूल पर, और वहीं पर ही पढ़ रहे हैं आप, तो ये मैनेज सब कैसे होता है? जी मैम, वो ना सुबह के टाइम उठते हैं, उसके बाद क्या नाम है, उठने के बाद ही अपना काम वगैरह करते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी का। अच्छा अच्छा। उसके बाद 1-1:30 बजे फिर फ्री हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर तकरीबन फ्री होते हैं। अगर पढ़ने का टाइम मिल जाए तो उधर ही स्टॉल में बैठ के पढ़ लिया। अच्छा। अगर ना मिले तो फिर वापसी रूम में आके पढ़ लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके स्टॉल पे क्या क्या मिल सकता है, किस किस्म के सैलड्स होते हैं यहाँ पर? जी मैम, ये रशियन सैलड है, फ्रूट सैलड है, कॉकटेल सैलड है, पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटीज होगी, और उसके साथ साथ एप्पल कैबेज हो गया। अरे ज़बरदस्त। अच्छा शिराज, मुझे ये बताएं कि ये आप सब कुछ खुद तैयार करते हैं? लाइक ज़ाहिर है मैक्रोनीस तो एक प्रोसेस है ना, बॉईल किया, फिर आपने उसको मसाला ऐड किया, इसी तरह से डिफरेंट फ्रूट्स है, कटिंग उनकी, तो ये कोई आपके साथ आपको हेल्प आउट करता है या आप खुद सारा मैनेज कर रहे होते हैं?
नो मैम, हेल्प आउट तो कोई भी नहीं करता, लेकिन एक मेरा भाई है फ़रूक भाई, और साथ फैज़ भाई भी हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है। तो वैसे तो मैं बेसिकली मेलसी से हूँ ना, तो मेलसी से इधर मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। लेकिन वो जो ऐसे कहते हैं ना, तो फ़रूक भाई हैं, फैज़ भाई हैं, उन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया, इस टाइम तक सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, इट्स वेरी गुड कि अल्लाह ताला ने आपको जो है दो फरिश्तों जैसी शख्सियत से नवाज दिया। तो शिराज, मुझे बताएं कि इससे जो आपकी इनकम होती है आप मैनेज कर लेते हैं, तालीम का खर्चा पूरा हो जाता है, चूँकि आप अपने यकीनन घर में भी भेजते होंगे अपनी वालिदा को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, तो वो आप किस तरह मैनेज करते हैं? जी मैम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है काम भी, और पैसे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बस मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। तो शिराज, इस काम को एक्सटेंड करने के बारे में आपने सोचा? क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग फ्रूट सैलेड के स्टॉल से शुरू कर रहे होते हैं। चले ठीक है, आपने ज़ीरो से शुरू कर लिया, लेकिन फिर आपकी माशाल्लाह कमाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कहते हैं कि ओके, हमने साथ में एक बर्गर का स्टॉल भी लगा लिया, फिर फ्रूट चाट, या फ्रूट चाट तो है, चना चाट हो गई, या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, गोलगप्पे हो गए, इस तरह की चीज़ों के मज़ीद स्टॉल्स लग गए। तो ऐसा कोई इरादा है आपका? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल जिसे कहते हैं डिग्री पे फोकस है, डिग्री जो मेरा मेन एम है ना वो डिग्री है। अच्छा, डिग्री हासिल कर लिया आपने, इंशाल्लाह आपको डिग्री तो मिल जाएगी, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैम इंशाल्लाह, फ़िलहाल तो सर कहते हैं ना, मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर। सही, ठीक है, गुड लक शिराज, अल्लाह ताला आपको बड़ा कामयाबी से हम कनार कराए। और आपने एक ज़ीरो पॉइंट से शुरू किया है, और जब आप मेहनत करते हैं और आप अपने ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपका हाथ थाम लेता है। लेकिन इसमें शर्त है मेहनत। जब आप मेहनत करेंगे तो आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद बनने वाला मुल्तान का पहला थाना कोतवाली, जहां आज भी 19वीं सदी का रिकॉर्ड और अंग्रेज़ों की बंदूकें मौजूद हैं। मकसूद चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। 166 साल पुराना मुल्तान का थाना कोतवाली 1857 में उस वक्त के अंग्रेज कमिश्नर H.W. हैमिल्टन और डिप्टी कमिश्नर F.E. वाइल ने संगे बुनियाद रखा था। सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी पुरानी कोतवाली के नाम से मशहूर है। सिंस 1857 टिल डेट वो तमाम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास महफूज पड़ी हुई हैं। उनमें FIR रजिस्टर्स हैं हमारे, रजिस्टर नंबर 13 जिसमें हमारे गेस्टेड क्लास ऑफिसर्स थाना विजिट करने के बाद अपने कमेंट्स जो हैं वो शेयर करते हैं, वो भी हमारे पास महफूज पड़े हुए हैं। कदीमी पुलिस स्टेशन में 19वीं सदी की FIRs रोजनामचे महफूज हैं। स्मिथ एंड वेसन कंपनी की बनाई गई नायाब बंदूकें अपनी असली हालत में मौजूद हैं। मेरे दादाजी थे जो कोतवाल थे इसी थाना पुरानी कोतवाली में। मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं बतौर मुहर्रिर यहाँ तैनात हूँ और वो जो उनकी जो सर्विसेज हैं वो जारी किए हुए हूँ। सैकड़ों साल पुरानी थाना कोतवाली की बिल्डिंग खस्ता हाल होने के बायस पिछले कुछ सालों से नई इमारत में मुंतकिल कर दी गई है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। अच्छा, मुल्तान के बाद ज़रा लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर भी अंदरूने लाहौर की बात करेंगे। मुगलिया दौर की खूबसूरत तामीरात, रहने के लिए बुलंद बाला तारीख़ी इमारतें, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि शाही गुज़रगाहें इतनी तंग और तारीक क्यों होती हैं, क्यों बनाई जाती है? अगर नहीं तो आयशा हमें बता रही है अपनी रिपोर्ट में। लाहौर की पहचान मुगलिया फने तामीर के शाहकार, दरो दीवार से झलकता जाहो जलाल, बुलंदोबाला किले और ये इमारत, 12 दरवाजों में बंद अंदरून लाहौर की खूबसूरती। सिर्फ यही नहीं बल्कि हैं तंगो तारीख गलियां और तारीखी मकानात। और इस वक्त जिस गली में मैं मौजूद हूँ इसकी चौड़ाई 1.5 फुट है। बैक वक्त 2 अफराद का यहाँ से गुजरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 2 मरबा किलोमीटर का अंदरून शहर है, उसके अंदर बहुत सी तंग तरीक गलियाँ हैं, जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि अंदरून में कुछ ऐसी तंग गलियाँ हैं कि जहाँ एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान में निकाह की गुंजाइश मौजूद होती है। तारीख बताती है कि दुश्मनों के हमले से महफूज रहने के लिए इन गलियों को खास तौर पर मुगलों ने डिज़ाइन करवाया। अगर कहीं से बाहर से कोई हमलावर आते हैं तो लाहौर का आर्किटेक्ट ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी होता था। वो शहर की जो ये तंगो तारीख गलियां हैं और इसका जो आर्किटेक्ट है ये भूल भुलैया बुनियादी तौर पर ये उनके सामने एक रुकावट के तौर पर सामने आ जाया करती थी। वक्त की तेजी के साथ रहन सहन के अंदाज बदल गए मगर शाही
वेलकम बैक वंस अगेन। चंद रोज पहले गुलजर नाले की सूरत हाल तो आपको बताई थी फैसल करीम ने, लेकिन तरक्याती काम जो है वो जारी है और तरक्याती काम औरंगी नाले पर इस वक्त क्या सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करते हैं, वो ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त औरंगी टाउन में और औरंगी नाला जो है यहाँ पे तकरीबन 10 से 10.5 किलोमीटर दोनों अतराफ एनक्रोचमेंट थी, यानी कि लोगों ने घर बना लिए थे बिल्कुल नाले के करीब करीब। और 2 साल पहले तक तो जब ये नाले को कवर कर दिया गया था, लोगों ने इन नालों के ऊपर भी घर बना लिए थे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इन घरों को गिराया गया है, काटा गया है और उसके बाद नीचे सड़क बनाई गई है। ये कोई ज़लज़ला नहीं आया यहाँ पे, ये एक और ऐसा ही घर है जैसे कि यहाँ के लातादाद घर थे जो कि नाले के ऊपर बनाए गए थे। अब इन्होंने तो ये कॉर्नर का मकान और किचन ये पूरा था कभी इनका, जो कि अब नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकानात थे जो बिल्कुल इस नाले के ऊपर थे। और सोचें कि किस तरीके से यहाँ पे जो जब बारिश हुई होगी तो कितना ज़्यादा नुकसान इन घरों को हुआ होगा। जिस वक्त ये घर बन रहे थे, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से अगर मैं बाहर आ सकूँ, जिस वक्त ये घर बन रहे होंगे उस वक्त किसी को भी ख्याल नहीं आया कि अगर यहाँ बारिश हो गई और नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है तो वक्ती तौर पे तो आप घर बना लेंगे, लेकिन जिस वक्त बारिश होगी और हर साल बारिश होगी और नाले में पड़ा पड़ा कचरा जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो इन्हीं घरों का क्या हशर हुआ होगा। इंक्रोचमेंट के बाद जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। हमने वॉल 3 तक की अपनी वॉल्स को कंप्लीट कर लिया और हमारा सिर्फ अब जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो एनजे बैरियर का काम है वो सिर्फ एनजे बैरियर का काम रह गया। ट्रैक का इशू था, ब्रिजेस बनाई छोटी काम करने के लिए, कचरा निकाला हमने, रिटेनिंग वॉल बनाई, कंड्यूट बनाए, उसके लिए हमने स्टैटिक पंप यूज़ किए गए लॉन्ग उसके लिए। अदरवाइज़ हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था कि काम किस तरह से किया जाए। ये औरंगी 9E है बनारस के करीब, और ये नाला तो अभी बन रहा है और ये सड़क भी अभी बन रही है। जो बन चुकी है सड़क हम आपको वहाँ लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि एक कंप्लीट पूरा जो पैकेज बना है, यानी नाला, इसकी RCC वॉल भी और ये रोड भी, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाती तो किस शेप में आती है। चलिए आपको बमुश्किल लेके चलते हैं। मेरे बाएं हाथ पे नाला है और वो 30 फीट का है, और ये सड़क जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आम पब्लिक है उसके आने जाने के लिए भी एक नया रास्ता खुल जाएगा। और दूसरी जानी ये सड़क इसलिए भी ज़रूरी है कि जब जब इन नालों की सफाई की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हैवी मशीनरी आ सकती है और वो आराम से इन नालों की सफाई कर सकती है। औरंगी नाले का स्टार्ट पॉइंट है और 0 पॉइंट इसे हम कहते हैं, और यहाँ से जो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, बेसिकली इंक्रोचमेंट तो इनकी तकरीबन 2 सालों पहले स्टार्ट हुई थी, और इंक्रोचमेंट के बाद जब से NLC को हैंडओवर किया गया इसकी कंस्ट्रक्शन, तो ये आप देख सकते हैं ये स्टार्ट पोर्शन है। और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे जो है वो एसफॉल्ट का भी काम कंप्लीट हो चुका है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना हमारा एग्रीगेट का काम कंप्लीट है टोटल। ये बहुत अच्छा काम हो गया है। उससे पहले ये हाल ये था कि इलाके में पानी, मैं खुद गली नंबर 2 का रिहायशी हूँ, कि मेरे घर के अंदर जो है वो 8 फुट से ऊपर पानी था। अभी जो काम हुई है बहुत ही बेहतर हुई है, बहुत अच्छी हुई है और अभी सुकून के सांस ले रहे हो। तो इन बारिशों में कोई अल्लाह का शुक्र है इन लोगों के घर में पानी नहीं गया, और गया भी तो मैक्सिमम रोडों पर गया, इससे ज़्यादा घरों में नहीं गया। पहले घरों में पानी चला जाता था। कराची के इन बरसाती नालों तक जो इतने अरसे तक ज़्यादती होती रही, उसमें अगर हुकूमती नाअहली और इंतज़ामी सुस्त रवि मुलव्विस थी तो कहीं ना कहीं ये सवाल हम पे भी बनता है। अगली बार अगर बरसाती नाले चौक हो जाएं और उबल पड़ें तो इससे पहले कि हम हुकूमत और इंतज़ामिया से सवाल करें, हमें एक सवाल अपने आप से भी करना चाहिए कि कहीं हम अपने घर का कचरा, फुजला और कहीं हम अपनी फैक्ट्रियों का ये केमिकल सही डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या फिर इन नालों में फेंक रहे हैं।
चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान 5वां ऐसा मुल्क है जहां बच्चे सबसे ज़्यादा खुराक की कमी का शिकार नज़र आते हैं। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक खुराक की कमी के सबब हर साल 1,77,000 बच्चे 5 बरस की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। बच्चों की बेहतर नशोनुमा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस मकसद के लिए पंजाब में महकमा तालीम की जानिब से प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए मुफ्त दूध फराहम करने का एक मंसूबा बनाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। एक बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों की ग्रोथ के लिए। हम ये कहते भी हैं कि दूध का इंटेक होना बड़ा ज़रूरी है। सर, आप मुझे बताएगा इसके अलावा, दूध के इंटेक के अलावा क्या क्या मसले हो सकते हैं बच्चों की ग्रोथ में? क्या मसले हो सकते हैं अगर स्पेशली मैं डाइट के हवाले से बात करना चाहूँ तो? जी, आपने बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है और उसमें स्कूल मिल्क प्रोग्राम जो है वन ऑफ द इनिशिएटिव है जो कि इसको टैकल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट आप जैसे आपने कहा कि ग़िज़ाइयत के और क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन, आपने राइटली मेंशन किया कि न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स बहुत बुरे हैं। 40% बच्चे हमारे स्टंटेड हैं, 18% वेस्टेड हैं, अंडर वेट हैं 29%, और इसके अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और दूसरी बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से वो बच्चे जो है अपना जो उनका पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दिया है उसको पूरा ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो हैविंग सेड दिस, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ऑफ कोर्स 2 मेजर अंडरलाइंग रीजन है, उसके नीचे बहुत सारी और भी वजूहात हैं। एक तो खुराक की कमी, जो चीज़ें आज चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगे उसकी वजह से। दूसरी रीज़न ये है कि वो बच्चे उनको सेफ फूड नहीं मिलता, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बजाय वो फूड कंटेमिनेंट्स प्रोवाइड करेगा तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो उल्टा उसको बेनिफिट होने की बजाय नुकसान होगा। और फिर हमारा हेल्थ केयर का भी उसमें मसला है, एनवायरनमेंट का भी मसला है, सारा कुछ। तो फूड सेफ्टी और एनवायरमेंटल सेफ्टी, हेल्थ केयर, और दूसरा जो है फूड डेफिशिएंसी, और उसमें इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हमारी कास्ट है ऑन फूड वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो उनकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिगर शेयर किया गया विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि हर साल 1,77,000 बच्चे जो हैं वो 5 साल की उम्र से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी ये चीज़ शो कर रहा है कि जी 5 साल से पहले बच्चों का इंटेक कितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आए, किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की उनके अंदर ताकत हो। तो अगेन वही बात कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, डू यू रियली थिंक कि उनका इंटेक ठीक है, स्कूल में तो पूरा हो रहा है, लेकिन जब घर में 2 वक्त की रोटी ही नहीं है तो वालिदैन इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएंगे? जी, आपने राइटली मेंशन किया, हमें उससे भी शायद 5 साल से नीचे जाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी जिस दिन स्टार्ट होती है, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है कंसेप्शन के दौरान, उस टाइम पे उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की इंपॉर्टेंस उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसकी मदर फीड के जरिए उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, और सब्सिक्वेंटली फिर 2 साल तक जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन ऑफ कोर्स 5 years एंड सो फोर्थ। सो आपको जो है उसको खुराक, ये अल्टरनेट तो इसका हो नहीं सकता, तो आपको तो उसको उनको खुराक पहुंचानी है। अब 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं, डाइट की डेफिशिएंसीज हैं, जिसके नतीजे के अंदर बीमारियां ज़्यादा हैं और माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ्स भी बहुत ज़्यादा है, पर परहैप्स दिस इज द लीडिंग काज जो है डेथ की। बट जो 5 साल तक बच जाते हैं और जो स्कूल में जाते हैं, जी तो अगर इन बच्चों को स्कूल के अंदर हम अच्छी खुराक नहीं देंगे तो ये अच्छा स्कूल में पढ़ भी नहीं सकेंगे, और ना सिर्फ पढ़ अच्छा नहीं सकेंगे, इनकी रिटेंशन का मसला होगा, इनकी परफॉर्मेंस का मसला होगा, और इसके साथ साथ इनकी ऑन द डे जो है वो लर्निंग का भी मसला होगा, और इनकी सेहत का तो ऑफ कोर्स मसला रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बच्चा माल नोरिश्ड है 5 साल में तो इमीडिएटली जब स्कूल जाएगा तो वो खुद बहुत वेल नोरिश हो जाएगा। बच्चे मुसलसल ग्रो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ में मेंशन कर दीजिए, जैसे आपने कहा ना कि प्रेगनेंसी के जैसे वो चीज़ शुरू हो रही है, जी आपकी जो हेल्थ है वो तभी से इतना वो हो जाना चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग कि आप माँ और बच्चा दोनों की जो ग़िज़ाइयत की कमी है वो पूरी हो। मुझे आप ये समझाएं कि क्या गवर्नमेंट को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनकी हेल्थ के हवाले से एक प्लान मुरतब किया जाए, उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं लाइक 1-2 साल तक जो है, जिसमें जो हम कहते हैं कि जो इन्फेंट कैटेगरी में आ रहे हैं,
उनकी हेल्थ को सामने रखते हुए कोई एक प्लान तश्कील है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 6-6 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा रहे। अगर बच्चा 5 साल की उम्र तक स्कूल जा ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसको तो दूध मिलेगा ही नहीं। आप सही कह रही हैं। हमें जो है वो एडोलेसेंट फीमेल से शुरू करने की ज़रूरत है। जो बच्चियां स्कूल में हैं वहाँ से शुरू करने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी खुराक बेहतर होनी चाहिए, मैरिजेस के ऊपर अप्रोप्रिएट डाइट होनी चाहिए, और उसके बाद कंसेप्शन के ऊपर अप्रोप्रिएट डाइट होनी चाहिए। चाइल्डहुड में मदर फीडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद मदर फीड के साथ साथ उनको अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फूड मिलना चाहिए, हेल्दी फूड मिलना चाहिए, सेफ फूड मिलना चाहिए, और सब्सिक्वेंटली जो है और इसका पूरा प्लान होना चाहिए। बट स्कूल जो है ना, जब स्कूल गोइंग बच्चा हो जाता है तो स्कूल एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जहां के ऊपर जो है उसकी हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को डेवलप भी किया जा सकता है, और स्कूल में फीडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। दुनिया में तकरीबन कोई 800 मिलियन बच्चे स्कूल में हैं, और उनमें तकरीबन 400 मिलियन इवन अमीर तरीन मुल्कों में उनको खुराक दी जाती है, क्योंकि ऑन द डे परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए भी, एनरोलमेंट भी, और उनकी रिटेंशन बेहतर करने के लिए भी। सो इस वजह से स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। स्कूल मिल्क प्रोग्राम आपने जैसे जिक्र किया 1920s में यूके में शुरू हो गया था, 40s में यूएस में, तो 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इसको, और तकरीबन 160 मिलियन बच्चों को आज के दिन में भी स्कूल के अंदर जो है वो दूध दिया जाता है। और उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि दूध एक अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल ग़िज़ा बनाया है, और आलमोस्ट और तमाम वो न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंट होते हैं, जो हमारी मोनोटोनस डाइट से आते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी जो गरीब खास तौर पे पुअर क्लास है या जो अफोर्डेबिलिटी जहाँ पे इश्यूज हैं, उनकी तो खुराक है क्या? सुबह रोटी खाते हैं, अगर मिल जाए दोपहर को वही खाएंगे, शाम को वही खाएंगे, तो डाइवर्सिटी नहीं है। तो मिल्क के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें शायद नहीं होते, तो उनको कंप्लीमेंट कर देती है। तो इस वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये इंपॉर्टेंट भी है। इसी वजह से आपने देखा कि जो पाकिस्तान पंजाब में जब स्कूल मिल्क प्रोग्राम शुरू किया तो ये अटक और शेखुपुरा में था, और गरीब तरीन बच्चे जहाँ पे थे एनरोल थे, गवर्नमेंट के स्कूल्स थे जो कि पीमा के अंडर थे, तो वहाँ के ऊपर सिर्फ 3.5 मंथ्स के अंदर जो है वो 7-8% स्टंटिंग कम हुई, 6% एज कम्पेयर टू कंट्रोल वेस्टिंग कम हुई, अंडरवेट कम हुआ, उन बच्चों की विटामिन ए डेफिशिएंसी जो साइंस एंड सिम्टम्स इंप्रूव हो गई, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी और जो न्यूट्रिशन रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि डाइटिशियंस ने उनको चेक किया वो भी इंप्रूव हो गई। सो वजह यही थी कि उन बच्चों वो बच्चे सीवियरली मॉलनोरिश थे, उसमें डाइट का न्यूट्रिएंट की कमी थी, और जैसे ही आपने उसको बैलेंस फूड, वाल्दो इट वाज 180 ml ओनली, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट छोड़ा। और वो स्कूल के अंदर जो है वो टीचर्स के जब बात हुई हमारी और उन बच्चों के साथ बात हुई, बच्चों ने उसको पसंद किया, बट टीचर्स ने कहा कि ये बच्चे ज्यादा अटेंटिव थे, उनकी 20% तक उनकी क्लास जो है वो अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए, यानी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखी गई है। और डॉक्टर साहब क्या ही अच्छा हो ना कि अगर गवर्नमेंट की स्टेप ले लेके जी फूड भी हम बच्चों को देना शुरू करें, लाइक एक लंच बॉक्स की तरह ही सही ना, वो लंच बॉक्स ऐसा होना चाहिए जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। दूध तो आप दे ही रहे हैं तो साथ ये भी नेकी कर लें, वालिदैन खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के बाद केपी की असम्बली भी तहलील कर दी गई है, और गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सब कहिएगा, केपी की असम्बली तहलील हो गई, अब आगे का क्या लाहेअमल हो सकता है? जी सर, मैं अर्ज करूं कि केपी की असम्बली तहलील हो गई, आपने सिग्नेचर भी कर दिए असम्बली पर, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या लाहेअमल होगा? देखिए, आईन के आर्टिकल के मुताबिक चूँकि उन्होंने एडवाइस भेजी थी और हमने दस्तखत कर दिया, इसलिए कि हमने कि फिर मजीद ये 2 दिन कौम के क्यों ज़ाया करे, ऐसे भी जब ऑटोमेटिकली ये डिजॉल्व हो जाती है। और अभी हमने उनको ये भी कहा है कि हमारा गवर्नर हाउस जो है ये आपके लिए अवेलेबल है, आप अगर आपस में मशावरत कर लें और किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो जाए, ताकि ये प्रोसेस जो है जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके ये हम कंप्लीट कर लें। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी साहब को भी हमने लेटर्स रिसीव करा दिए हैं, और अब इनकी मर्जी है कि ये कब आपस में मशावरत करते हैं। बाकी जो एक आईनी प्रोसेस था हमने उसको पूरा कर दिया। सर इट्स वेरी गुड कि आईनी प्रोसेस के हवाले से आपने कहा कि हमने कहा जी कौम के 2 दिन क्यों मजीद ज़ाया करें। सर आपने कहा जी एक नाम पे मुत्तफिक हो जाए, हम क्या सोचें कि केपी के में ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि पंजाब में तो ऐसा नहीं है। केपी के में उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक नाम पर फैसला हो जाएगा, मुत्तफिक हो जाएंगे, कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई ऑपोजिशन में हम देख सकते हैं? देखिए, चाहिए तो है कि आपस में बैठ के ये मुत्तफिक हो जाए, और उम्मीद तो है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो प्रोसेस आईन ने दिया है उस प्रोसेस के मुताबिक
खुद ब खुद का एक नाम आ जाएगा। अगर आज ये नहीं हो सकते तो फिर कमेटी बनेगी और नहीं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर एक नाम को फाइनल कर देंगे। सही, अच्छा ठीक। अच्छा सर, कल हमने देखा कि आपने मशवरा भी दिया था लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं तो जब से मैंने एज ए गवर्नर चार्ज संभाला है यही कह रहा हूँ कि असम्बली टूटने के लिए नहीं है, ये जोड़ने का एक हाउस है जी। और इसको आप अपना प्रोसेस जो अवामी नुमाइंदे हैं अपने अपने इलाके के नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको नुमाइंदगी करनी चाहिए। जी। लेकिन अफसोस है कि एक से ज्यादा बार मैंने कहा है और कल भी कहा है लेकिन किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बाकी हम तो अपना राय दे सकते हैं एज ए गवर्नर आईनी सरबराह होने की हैसियत से, चूंकि सब हमारे लिए बराबर है, हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने चूंकि माना नहीं और एडवाइस भेज दिया और बस ये ज्यादा समझते होंगे अपने पॉलिसी पे और इस काम पे। सही, ठीक। सर, असम्बली डिसॉल्व होने के बाद 90 डेज का कहा जाता है, सो आपको क्या लग रहा है कि आम इंतखाबात की राहें अब हमवार हो जाएंगी, वफाकी हुकूमत पर मजीद प्रेशर पड़ सकता है या वो प्रेशर में आ सकती है? आईन बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा। और चूंकि ये काम हमारा नहीं है कि हम कहें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है और वही जो भी एडवाइस देगी उसके मुताबिक काम होगा। हमारा जो काम था आईन ही वो हमने पूरा करके दे दिया। सही। अच्छा गवर्नर साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस पर भी कमेंट करें कि केपीके में अब आप सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं, स्पेशली पीटीआई की पोजीशन, बिकॉज अवामी मैंडेट लेके आप बैठे हुए थे, उसको छोड़ के आप असेंबली से बाहर निकल आए। यकीनन अवाम तो शिकवा और सवाल करेगी, तो किस मुंह से भलकों में जाया जाएगा? तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, ये वक्त इस तरह का नहीं था। यहाँ पे एक तो मुल्क में माशी जो सूरत हाल है वो भी दुरुस्त नहीं और इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला ख़ुसूसन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महंगाई, आटे के लिए लोग लेनों में खड़े होते हैं, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तमाम जमातें मिलकर बैठ के इसके लिए लाए अमल तय करती। लेकिन चूंकि ये बजिद थे कि हम असेंबली तोड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इसी पर वक्त का ज़िया हो रहा है। तो वक्त का ज़िया को मुल्क और कौम के लिए ये नुकसानदेह बात है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह सिचुएशन में हम सब लोग मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अगर एक विजन के साथ आगे बढ़े तो ये अच्छा होगा। अब देखते हैं कौम जो भी फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला सोच समझ कर करेगी। सही। सर देखिए, अभी आपने खुद कहा ना कि टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो अगेन वही बात है, एक हम वैसे ही मुआशी इंतशार से गुजर रहे हैं, फिर एक सियासी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है जब हम पंजाब की सूरत हाल देखते हैं। वही कंडीशन हमने केपीके में देखी है। तो आपको लग रहा है कि वो सियासी बेयकीनी पैदा हो गई है, मजीद सियासी बहरान मजीद जन्म लेगा? तो ये तो लाजमी बात है कि देखो कल स्टॉक एक्सचेंज किस तरह क्रैश हुआ, तो ये कौम को ये सोचना होगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। यानी कौम, पाकिस्तानी अवाम जो इस रियासत के यकजहती के जिम्मेदार हैं वो सोचेंगे। अब उसको सोचना पड़ेगा, नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। ये मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करना, फिर हर वक्त इस तरह के बयानात देना, मेरा ख्याल ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, कौम के लिए भी अच्छा नहीं है। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारों से कि मुल्क को मजीद तबाही के दाने ले जाने के बजाय अच्छा है कि हम खुद अपने आप को दुरुस्त करें और ऐसे मशवरे दें और सियासत से बालातर होकर रियासत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए एक बयान में नहीं और ना कोई अपना रोल अदा करता है। तो ये तो फिर कौम फैसला करेगी ना, लाजमी फैसला करेगी। सही। अच्छा, तो गवर्नर साहब, आपकी किसी से कोई बातचीत हुई कि विफाक के हवाले से, अगर मैं पूछना चाहूँ कि विफाक में बैठे लोगों से या किसी भी और सियासी जमात के किसी रहनुमा से कोई बातचीत हुई इस हवाले से, या आपने उनको कोई मशवरा दिया हो या उनकी कोई सजेशन आपके पास आई हो? मैंने तो बार बार बयानात दिए। अच्छा। असल में बहुत ज़्यादा दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे इस मुल्क की सियासत में जो कुछ बोया गया, नफरतें,
शाइस्तगी का खात्मा, अकदार को जमीन बोस करना, ये सब कुछ कौम जानती है कि किसने किया। यानी आप ये समझे कि आज तक मैं जब गवर्नर बना और पीटीआई के किसी रुकन ने भी आके मुबारकबाद दी थी। यानी हमारा एक रवायात है, हमारा एक यहाँ पे कल्चर है, खसूसन खैबर पुख्तनख्वा का कल्चर कि एक दूसरे से मिलते हैं। सियासी नजरिया अरे का अपना है। और मैंने बार बार इनको कहा, मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर यहाँ पे इमरान खान साहब आए मैं उसकी दावत करूंगा, लेकिन अब मेरे गवर्नर हाउस के लॉन में हेलीकॉप्टर से चीफ मिनिस्टर उतरता है, लेकिन मेरे लॉन और ऑफिस में 12-13 सेकंड का रास्ता है, वो भी उसने नहीं किया। तो ये अवाम सोचे कि ये किस कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। सही, नफरतों का। यानी गवर्नर साहब अगेन वही बात है कि जेलिसी वाला फैक्टर है। सर कता कलामी की इमाजत में अगेन आपसे इलेक्शन वाला सवाल इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि यकीनन आपकी एक सियासी बसीरत है, एक बड़े सूबे के आप गवर्नर है, बड़ी अहम सीट पर आप फायज है। तो सर मैं क्या देखूं कि पंजाब की असम्बली तहलील होना और केपी की असम्बली तहलील होना, सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, बाकी सूबे आराम से चलते रहेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि इलेक्शन की तारीख हमें आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगी, आगे आने वाले महीने इलेक्शन का महीना हो सकता है? देखिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी अवाम को ये सोचना होगा कि अभी इलेक्शन जब अगर आज असेंबली टूट गई तो कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होगा। जी। तो देखो अब 18 जनवरी अप्रैल के एंड तक इलेक्शन का अल्लाह की रिक्वायरमेंट है, आइन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे भी 3-4 महीने बाद जनरल इलेक्शन थे। जी। तो इस दलदल में कौन मुल्क को धकेल रहा है, कौम को धकेल रहा है, और कौम और मुल्क का वक्त ज़या कर रहा है। तो इसलिए कौम मेरे ख्याल में जज्बात से निकल कर, हमारे नौजवान माए बहने वो एक शाइस्तगी का अंदाज अपनाते हुए सोचे कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो इसके लिए कौम का जो फैसला होगा इंशाल्लाह ठीक होगा। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली हमारे गुफ्तगू कर रहे थे, और हमने जैसे बात की टाइम जो है बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त हम एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। उसमें ऐसे फैसले हो जाना कि आपकी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं और फिर एक टाइम दिया जाता है 90 डेज़ का, जिसके अंदर इलेक्शन का कहा जाता है, तो क्या ही अच्छा हो जाता कि एक टेबल पर बैठ के आवाम के मफाद के लिए सोचा जाता, ताकि आवाम भी नेक्स्ट टाइम जब अपने घरों से निकलते वोट कास्ट करने के लिए तो इस खुशी के साथ वोट कास्ट करते कि हाँ हमारे लिए सोचा गया और असम्बली को डिज़ोल्व नहीं किया गया। लेकिन बदकिस्मती से हमने ऐसा नहीं देखा। एक जानिब हमने पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व होते हुए देखी, कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया जिसमें सब लोग हमें मुत्तफिक नज़र आए। एक वर्किंग रिलेशनशिप जो कि मैटर करना चाहिए किसी भी सूबे की सियासत के लिए, वो हमने कहीं पर नहीं देखा, ना KPK में देखा, ना ही पंजाब में देखा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम सब जानते हैं कि कराची समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी है। सर्दियों में आपका इंटेक ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी को ना थोड़ा सा गर्म रखे, और सर्दियों की फेवरेट चीज़ क्या होती है जी? सूप। जगह जगह आपको सूप लगा नजर आता है। रेहान अहमद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कराची वालों को शिकायत है कि कराची में सर्दी बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, मगर जब भी आती है कराची वाले उसे एंजॉय करना नहीं भूलते। बहुत सारी जगह कराची के अंदर ऐसी हैं जहां पर जाकर सर्दी को एंजॉय किया जा सकता है। ऐसी ही एक जगह पापोश के इलाके में पेशावर का असली पेशावरी सूप। जी हाँ, कराची के अंदर पिछले 60 साल से ये सूप यहाँ फरोख्त हो रहा है और बेशुमार लोग रोज़ाना ये सूप पीते हैं। आइए चलकर दिखाते हैं। सर्दी बढ़ती है तो ये गरम गरम सूप बहुत अच्छा लगता है, और महंगाई के हिसाब से भी अभी इसकी कीमत नॉर्मली और जगहों से अभी तक बहुत कम है। लाहौर में तो खैर खुद बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन यहाँ भी ठंडी हवा की वजह से हम लोग यखनी पीने आए थे। अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। गरम मसाले हैं जैसे बादियान है, जायफिल है, लौंग है, ज़ीरा है, जौनतरी है, ये चीज़ें डलती है इसमें। बस कुदरत ने एक जायका दिया है और लोगों को पसंद आ गया है, और अल्लाह ने हमारे रोज़ी का एक बंदोबस्त कर दिया, चल रहा है।
कराची में इनका सूप अच्छा लगता है, हर सर्दियों में पीने आते हैं हम लोग। घर में भी बन सकता है लेकिन कभी कभी चलता है बाहर भी। एक तो यखनी सूप है, दूसरा ये पुराने बहुत हैं, बचपन से पी रहे हैं हम तो यहाँ पर। बाकी सूप वैसे ही है जैसा कि लोगों का इसके बारे में कहना है। सर्दी की शामों में पेशावर का ये असली सूप पापोश में आकर पीना यकीनन शामों का लुत्फ दोबाला कर देता है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि स्याह संगलाख पहाड़ों में घिरे शहर मुक़द्दस मक्का मुकरमा में बारिशों के बाद हरा भरा मंजर देखा गया। वीडियो वायरल हुई। पाकिस्तान में सऊदीया के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने ट्विटर पर शेयर कर दिए वीडियो। साथ में लिखा कि रुए ज़मीन का सबसे पाकीज़ा हिस्सा सरसब्ज़ और शादाब हो गया है। 10 जनवरी को मक्का मुकरमा का ये खूबसूरत मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बारिशों के बाद पहाड़ों पर सब्ज़ा उगाया। संगलाख चट्टानों पर दूर दूर तक लहलहाती घास नजर आ रही थी। इंतहाई हसीन और नायाब मंजर था। मवेशी चारागाह में चरते हुए नजर आए। सहराई ऊंट भी खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। पिछले दिनों हमने देखा कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और उन बारिशों के बाद जो है ये सब्ज़ा देखा गया। आप मनासिर देख सकते हैं, ये वीडियो जो कि सऊदी सफ़ीर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद ऊँट डिफरेंट जो है बाकी जानवर जो हैं वो बड़े अच्छे और खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मौसम भी अच्छा है, फिर उन्हें एक बड़ी सब्ज़ा जगह भी मिल रही है खेलने के लिए, खाने के लिए। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।